फोटो सेशन, रील पोस्ट और हंगामे के अलावा विधानसभा के मानसून सत्र में क्या हुआ? तस्वीरों के वो कौन से तार हैं जो उत्तराखंड कैबिनेट की कुर्सी से जुड़ रहे हैं? वो कौन सी तस्वीरें हैं जिसके दम पर एक बार फिर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खिसकने लगी है? जब राज्य के चुने हुए विधायक विधानसभा में हंगामा काट रहे थे, तब राज्य की स्थिति क्या थी? विधानसभा के भीतर ऐसे कौन से काम हुए हैं जो जनता को जरूर जानने चाहिए? आखिर में जानेंगे क्या है 30 करोड़ की एफडी का राज और हरक सिंह रावत की हम तो डूबेंगे सनम अब तुम्हें भी ले डूबेंगे की राजनीति। नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश। इस हफ्ते वीकली खबर बात में जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र महज 1.5 दिन में कुल 2.5 घंटे चला, जबकि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भराड़ीसैंण के विधानसभा की परिक्रमा करते हुए 3 रील बनाकर पोस्ट की है। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने मानसून सत्र सोशल मीडिया में ही निपटा दिया। पहाड़ में विधानसभा सत्र के नाम पर मानसून सत्र में क्या हुआ, उस पर सिलसिलेवार ढंग से फिर बात करेंगे। पहले बात करते हैं भराड़ीसैंण में हुए फोटो सेशन से आई तस्वीरों की। सबसे पहले बात इन 2 तस्वीरों की। ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले जारी की थी। पहली तस्वीर में आप भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और भाजपा के प्रदेश महामंत्री अजय कुमार को उत्तराखंड कैबिनेट मंत्रियों के साथ मंच पर बैठा देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में प्रजा की तरह बैठे भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक हैं। अब यहाँ ये सवाल बनता है कि कभी चुनाव न लड़ने वाले अजय कुमार और दिल्ली में चुनाव हारने वाले दुष्यंत कुमार गौतम उत्तराखंड के चुने हुए विधायकों को कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? दूसरा ये कि विधानसभा सत्र चलाने के लिए भी क्या भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की लाठी या दिल्ली के सीसीटीवी कैमरे की जरूरत पड़ रही है? मान लिया भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा सत्र चलाने के लिए दिल्ली की लाठी या दिल्ली में बैठे बिग बॉस का सीसीटीवी कैमरा चाहिए, पर इस लाठी और कैमरे को हेलीकॉप्टर में सैर कराने का खर्चा कौन उठा रहा है? इसके अलावा भराड़ीसैंण से 2 तरह की और तस्वीरें आई। एक मुख्यमंत्री के वन मैन शो वाली तस्वीरें, दूसरी गायब और अपकमिंग साइड हीरोज वाली तस्वीरें। पहले बात करते हैं साइड हीरोज की। भराड़ीसैंण से आई तस्वीरों में आप स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को लगभग गायब पाएंगे। विधानसभा के भीतर उबासी लेते एक वीडियो के सिवा इस सत्र में वो सोशल मीडिया में कहीं चर्चा का विषय नहीं बने। सरकार द्वारा प्रचारित तस्वीरों में भी उनकी कोई तस्वीर नजर नहीं आती है। सरकार द्वारा प्रचारित तस्वीरों में कुमाऊं के 2 विधायक मुख्यमंत्री के पीछे खूब नजर आते हैं। एक नाम है बागेश्वर के विधायक सुरेश गड़िया का और दूसरा नाम है भीमताल से विधायक राम सिंह कैड़ा का। उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार की अनंत काल से चली आ रही सूत्रों से आने वाली खबरों में आखिरी बार इन दोनों का ही नाम लिस्ट में शामिल था। इस बार विधानसभा सत्र के दौरान गैरसैंण के मालसी ग्राम सभा में हुई रात्रि ग्राम चौपाल में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर सुरेश गड़िया शामिल होते हैं। इस घटना के बाद से ऐसे कयास लगाए जाने शुरू हो जाते हैं कि अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो सुरेश गड़िया के हाथ कैबिनेट मंत्री की कुर्सी लग सकती है। ऐसा तब होगा जब कैबिनेट विस्तार होगा, क्योंकि हमारे राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का भरोसा नहीं रहता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों का। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जितने बार दिल्ली उड़ते हैं, उतनी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी खिसकने की खबरें आने लगती हैं। इस बार भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली जाने के साथ ही कयास लगाए जाने लगे कि भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली में हुई बैठक में 3 सांसदों का नहीं पहुंचना, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गोली की रफ्तार से मीटिंग में आना और जाना, विधानसभा सत्र में भाजपा विधायकों की मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें न आना जैसी कुछ खबरें हैं, जिनके आधार पर इस तथ्य को मजबूती दी जा रही है कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के भीतर फूट पड़ चुकी है। राजनीतिक गलियारों में तो यहां तक कहा जा रहा है कि इन दिनों कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के कहने पर ही बयानवीर बने फिर रहे हैं। हरक सिंह रावत की राजनीति पर आगे चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं आखिर विधानसभा में क्या हुआ। इस बार मानसून का विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण में होना तय हुआ, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो इसलिए हमारे विधायकों ने न ठंडे की शिकायत की और न उन्होंने बारिश में कैसे जाएंगे वाला बहाना बनाया। अब जैसा कि होता आया है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सारे विधायक घोड़ा गाड़ी हेलीकॉप्टर से भराड़ीसैंण पहुंच गए। सरकार पहुंची अपने 9 विधेयक पास कराने के मंसूबे से और विपक्ष राज्य की कानून व्यवस्था, पंचायती राज चुनाव में हुई धांधली,
और धराली आपदा के मुद्दे को विधानसभा के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के इरादे से। अब विधानसभा हो या लोकसभा, वहां का हिसाब किताब बड़ा साफ साफ है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी अगर आपके पास नंबर है तो सरकार अपने ही मन की करती है, फिर चाहे पार्टी भाजपा हो या कांग्रेस की पार्टी। यही कारण रहा कि 2.5 घंटे सदन में मौजूद रहकर भारतीय जनता पार्टी ने 9 विधेयक पास करा दिए, लेकिन विधानसभा के भीतर बिस्तर डालने के बावजूद कांग्रेस अपने किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकी। सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल किया गया कि कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग कर रही कांग्रेस पर ही नियम कानून भंग करने का आरोप लगने लगा। वैसे राज्य में विपक्ष क्यों कानून व्यवस्था पर बहस की मांग कर रहा है, उसे पंचायत चुनाव के दौरान दिन दहाड़े हुए किडनैपिंग कांड से समझा जा सकता है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट की पुलिस पर की गई कड़ी टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड सरकार से हाईकोर्ट राज्य में गन कल्चर पर रिपोर्ट मांग रहा है। नेता प्रतिपक्ष समेत चुने गए विधायकों के साथ सड़क पर गुंडागर्दी होती है, तो कैसे मान लिया जाए कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक है। कानून व्यवस्था से जुड़ा एक हालिया मामला जितेंद्र सिंह की आत्महत्या का भी है। जितेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद सोशल मीडिया उसके पुराने वीडियोस से अटा पड़ा है, जिसमें वह आरोपी के खिलाफ लगातार पुलिस से गुहार कर रहा है। इसी साल आई इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट कहती है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में हुए सांप्रदायिक दंगों की सूची में उत्तराखंड हरियाणा के साथ दूसरे नंबर पर है। देश में हुए कुल 59 सांप्रदायिक दंगों में से 3 उत्तराखंड में हुए हैं। क्या इसके बावजूद विधानसभा में राज्य के चुने हुए प्रतिनिधियों को राज्य कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? इसी तरह धराली आपदा में 68 लोगों की जान जाने की आधिकारिक पुष्टि की गई है, लेकिन आपदा पर कोई स्पष्ट रिपोर्ट अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं लाई गई है। आपदा के दिन इलाके में कितने लोग मौजूद थे, आपदा के कारण क्या थे, आपदा के लिए केंद्र सरकार की नीतियां कितनी जिम्मेदार हैं, आपदा में कुल कितना नुकसान हुआ है, क्या केंद्र सरकार ने कोई विशेष पैकेज जारी किया है, जैसे और भी कई सवाल हैं जिन पर विधानसभा में चर्चा की जानी चाहिए। खैर, जो विधानसभा में नहीं हो पाया उस पर बात करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन विधानसभा के भीतर जो काम हुआ उसका क्या असर है उसे समझते हैं। विधानसभा सत्र में पारित 9 विधेयकों में समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक 2025 शामिल था। ये संशोधन अवैध लिव इन संबंधों के संबंध में दंड को बढ़ाता है। इस कानून की आलोचना करने वाले मानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप उत्तराखंड के समाज का विषय नहीं है, सरकार इसे जबरन कानूनी जामा पहना रही है। सरकार ने इतने महत्वपूर्ण विधेयक को बिना चर्चा के ही मिनटों में पास कर दिया। इसमें धारा 380(2) में संशोधन के अनुसार लिव इन संबंध में प्रवेश करने वाले विवाहित व्यक्ति को 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। सरकार ने धारा 387 की उपधाराओं में भी संशोधन किया है, जिसके अनुसार अब बलपूर्वक दबाव में या धोखे से संबंध बनाने पर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। विवाह पंजीकरण की समय सीमा जो पहले 6 महीने में पूरी होनी थी, अब बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है। समान नागरिक संहिता में एक नई धारा भी जोड़ी गई है। धारा 390(a) के तहत रजिस्ट्रार के पास विवाह, तलाक, लिव इन संबंध या उत्तराधिकार से संबंधित किसी भी पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार होगा। इसके अलावा विधानसभा में धर्म की स्वतंत्रता और गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध संशोधन विधेयक 2025 भी पारित हुआ, जो जबरन धर्मांतरण के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक जेल की सजा का प्रावधान करता है। पहले जबरन धर्मांतरण के लिए अधिकतम जेल की अवधि 10 साल थी। विधेयक में किसी भी उपहार, परितोषण यानी किसी को संतुष्ट करने की क्रिया, आसान धन या भौतिक लाभ, फिर चाहे वो नगद या वस्तु के रूप में हो या रोजगार के रूप में हो या दैवीय अप्रसन्नता का आह्वान करने के, इन सभी को प्रलोभन के रूप में परिभाषित किया गया है। इस विधेयक के तहत आरोपी पर शादी के झूठे वादे करने का भी मामला दर्ज किया जा सकता है। शादी के इरादे से अपना धर्म छिपाने पर 3 से 10 साल की कैद और 3 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। एक धर्म की बुराई करना और दूसरे धर्म की प्रशंसा करना और सोशल या डिजिटल मीडिया पर दुष्प्रचार करना भी धर्मांतरण की भागीदारी माना जाएगा। सरकार द्वारा बिना चर्चा के पारित इस विधेयक से बनने वाले कानून का जमीन पर कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसकी बारीकी समझने वाली बात है। जनता क्या चाहती है और सरकार क्या करती है, उसे आप सरकार द्वारा पारित एक विधेयक से समझ सकते हैं। पिछले हफ्ते आप बद्रीनाथ मास्टर प्लान का विरोध करती जनता के वीडियो देख ही रहे होंगे। जनता सिर मुड़वाकर विरोध दर्ज कर चुकी है। भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय को जनता खरी खोटी सुना चुकी है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जनता के गुस्से का शिकार हो चुके हैं। जनता मास्टर प्लान का विरोध कर रही है और सरकार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर संशोधन विधेयक 2025 बिल पास कर बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति में उपाध्यक्ष का पद सृजित कर रही है। सरकार विधानसभा में राज्य के लिए 5000 करोड़ का बजट पास कर रही है। उसी समय कहीं नदी पार कर डोली में आते मरीज का वीडियो आ रहा है तो
कहीं पीठ में बैठे मरीज ले जाते बुजुर्ग की तस्वीर आती है। करोड़ों के बजट के बीच उत्तरकाशी के सयाना चट्टी में यमुना नदी पर बन रही झील से खतरे के बीच राहत और बचाव कार्यों से असंतुष्ट स्थानीय लोगों के झील में उतरकर राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की आवाज किसी को सुनाई दी। अब जब करोड़ों की बात चल ही रही है तो कभी भाजपा की झोली में तो कभी कांग्रेस की झोली में दिखने वाले हरक सिंह रावत की बात क्यों न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रात के 2 बजे तक दरवाजे पर बैठा कर रखने वाली जैसी बात कहने वाले हरक सिंह रावत इन दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट को उनके पीसीओ में गुजारे दिन याद करा रहे हैं। भाजपा पर 30 करोड़ की एफडी कराने का आरोप लगाने वाले हरक सिंह ने अब भाजपा को सत्ता से हटाने के बाद ही फूलों की माला डालने तक की जैसी कसम खा दी है। 30 करोड़ की एफडी का मुद्दा राज्य भर में चर्चा का विषय है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का भी इससे जुड़ा एक बयान आ चुका है। इसलिए अब ये बात हरक सिंह रावत की हम तो डूब चुके सनम अब तुम्हें भी ले डूबेंगे की राजनीति से आगे निकल चुकी है। नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद भाजपा इस पर क्या रुख लेगी और कांग्रेस इसे कैसे मुद्दा बनाएगी, ये समय बताएगा। उत्तराखंड की राजनीति में केंद्र द्वारा उगाही की ये खबरें पहली बार नहीं आ रही हैं। इससे पहले भाजपा के दिवंगत वरिष्ठ नेता केदार सिंह फोनिया भी केंद्र पर उगाही के दबाव का आरोप लगा चुके हैं। बाकी उत्तराखंड की राजनीति में खुलेआम भ्रष्टाचार की ईमानदारी की कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।